बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और फ्राइडे मॉर्निंग अक्सर लोग या तो बहुत एक्साइटेड होते हैं या बहुत थके हुए होते हैं। दोनों का रीज़न एक ही होता है कि भाई हफ्ते का अब एंड हो गया है और वीकेंड स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो बहुत से स्कूल्स वगैरह के अंदर अभी भी छुट्टी है और बहुत से बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो ये वीकेंड तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स का और घर वालों का तैयारियों में ही गुजरेगा कि किड्स आर गोइंग बैक टू स्कूल, छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, वो जो एक एलिमेंट है वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन जो घर में होम मेकर्स होती हैं, आपकी तरह मेरी तरह, जो अपने घरों को भी साथ साथ देख रही होती हैं, उनकी तो किसी दिन भी छुट्टी नहीं होती। दफ्तर से छुट्टी हो या ना हो, घर के कामों से तो हमें छुट्टी नहीं मिलती। खैर, तो जुम्मे का दिन हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं, दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। सो जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अब व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है हमारे लेजेंड्स की। आपको पता है हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइडे को हम कोई ऐसी बात करें जिसके ऊपर हम सोच भी सकें ओवर द वीकेंड और उसके ऊपर कुछ वर्किंग भी कर सकें। तो आज मैं बात करना चाहूँगी हमारे लेजेंड्स की। व्यूअर्स, अब हमारे लेजेंड्स कौन हैं? अगर हम लिविंग लेजेंड्स में बात करें, ऐसे लोगों की, ऐसी पर्सनैलिटीज़ की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीते हुए अभी भी वो इस दुनिया के अंदर हैं, उन्होंने बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस की और वो एक इंस्टीट्यूशन या लेजेंड का स्टेटस रखते हैं। अगर अपने जहन में नाम लेके आऊँ तो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आरिफ लोहार साहब बड़ी कम उम्री में, अभी भी आप अगर देखें तो उनकी इतनी एज नहीं है, लेकिन उनको एक लिविंग लेजेंड कंसिडर किया जाता है। नईम ताहिर साहब की अगर हम बात करें, लिविंग लेजेंड, अपने मिड 80s के अंदर, 86 उनकी एज है, माशाल्लाह हमारे सर पे सलामत हैं। एक बहुत बड़ा एसेट, एक बहुत बड़ा असासा हमारी मीडिया इंडस्ट्री का, क्योंकि ये लोग हमारे मुल्क का असासा भी हैं, हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज के रखवाले भी हैं। जैसे कि उनका नाम लिया, उसी के साथ साथ मनीज़ा हाशमी साहिबा की अगर हम बात करें, एन अदर लिविंग लेजेंड। सो सलीमा हाशमी साहिबा, देखिए ये सारे वो लोग हैं जो अभी भी इस दुनिया में हैं और लेजेंड का स्टेटस रखते हैं। उस्ताद हामिद अली खान साहब की अगर हम बात करें, एन अदर ब्रिलियंट लिविंग लेजेंड। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की बात करें तो राहत भाई भी आप देखें, अगेन वेरी यंग एज बट नोन एज अ लेजेंड, क्योंकि बड़ी कम उम्र में बहुत ज़्यादा आपने काम किया। उसी तरह जिस तरह आपके ही एक फैमिली मेम्बर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हम बात करते हैं, बट वो एक ऐसे लेजेंड है जो अब इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स, जब ये सीनियर्स, ये ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ इस दुनिया में होते हैं, ज़िंदा हैं, तो तब उनको अप्रिशिएट करना, उनको वैल्यू देना, उनको इम्पोर्टेंस देना, उनका लेजेंड होने का उनको एहसास दिलाना, ये आपका और मेरा, हमारा फ़र्ज़ है व्यूअर्स। क्योंकि अगेन लाइक आई सेड, ये हमारे कल्चर के, हमारी रिवायतों के, हमारी जो हेरिटेज है उसके रखवाले भी हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। अब अगर आप बात करें लेजेंड्स जो अब हमारे साथ नहीं हैं उनकी, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्पेशली फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री हो या स्टेज और टेलीविज़न की हम बात करें, हमारे पास ऐसे अजीम फ़नकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस फ़न के लिए ही वक्फ़ कर दिया। शुरू करते हैं बात वहीद मुराद साहब के साथ, जिन्हें चॉकलेट हीरो भी कहा जाता था। उनकी एक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी दोनों ही बेमिसाल। देन मोहम्मद अली साहब की अगर हम बात करें, ऐसे लेजेंड जिन्होंने सीरियस एक्टिंग को एक नया मकाम दिया, एक नया लेवल दिया और देते ही चले गए ऑल थ्रू हिज करियर। तलत हुसैन साहब की अगर हम बात करें, कवि खान साहब की अगर हम बात करें, अगेन तलत साहब हो गए, कवि खान साहब हो गए। और इन फ़नकारों की बात करें तो इनकी आवाज़, इनकी अदाकारी, इनकी प्रेजेंस से, मतलब जो भी किरदार इन्होंने प्ले किया, इतना ब्रिलियंटली प्ले किया। देन मोइन अख्तर साहब की अगर हम बात करें, अब मोइन अख्तर साहब ज़िंदगी में भी लेजेंड, जाने के बाद भी लेजेंड। कॉमेडी, एक्टिंग, होस्टिंग, एक इतने वर्सेटाइल और ब्रिलियंट एक्टर जिन्होंने अपनी जिस भी फील्ड, मीडिया की जिस भी फील्ड में काम किया उसमें एक्सीलेंस ही दिखाई। देन अभी कुछ लम्हे पहले मैंने उनको मेंशन किया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की अगर हम बात करें, आपकी आवाज़ ने कवाली को एक नया अंदाज़ दिया। उनकी गायकी ना सिर्फ पाक व हिंद में बल्कि पूरी दुनिया में हमें उनकी आवाज़ से इज़्ज़त मिली। उन्होंने हमें सिखाया कि मौसीकी का जादू सरहदों को तोड़कर दिलों तक पहुंचता है। देन स्पोर्ट्स के मैदान की अगर हम बात करें,
तो ज़हीर अब्बास साहब ने क्रिकेट को एक नया मयार, एक नया लेवल दिया। उनकी बैटिंग ने हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। उनकी डेडिकेशन, उनकी रेजिलियंस आज तक हमें इंस्पायर करती हैं। देन ऑफ कोर्स अब्दुल सत्तार ईदी साहब। ईदी साहब एक ऐसे शख्स जो इंसानियत की मिसाल ही बन गए। ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी तकरीबन मतलब सारी ज़िंदगी बेसहारा लोगों को और मज़लूमों की खिदमत में वक्फ़ कर दी। ना सिर्फ आपने बल्कि आपकी वाइफ ने भी, बल्कि सीदी साहिबा ने भी, और आपके पूरे ख़ानदान ने, जिनमें आपके बेटे फैसल ईदी इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन पे हैं एफ़र्ट्स करने के लिए। और ईदी फाउंडेशन आज भी हर मौके पे ईदी फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। देन आरिफ लोहार साहब, जिनको मैंने मेंशन किया, हमारे लिविंग लेजेंड। अब आरिफ लोहार साहब की जब हम बात करते हैं तो उनकी जुगनी हर जगह वो तो कहते हैं ना गूंजती है और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। दैन उस्ताद हामिद अली खान साहब को मैंने मेंशन किया अर्लियर, वन ऑफ दोज आर्टिस्ट जो हमारे सर पे सलामत हैं आज भी। तो ऐसे लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना उनकी ज़िंदगी में ही हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन सुरैया मुल्तानीकर साहिबा। अब सुरैया मुल्तानीकर साहिबा अनदर ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हमारे प्रोग्राम पे भी रिसेंटली आई, हमने आपको बाकायदा अपने शो पे ट्रिब्यूट पेश किया। नदीम बेग साहब तो हमारे लिए एक सिनेमैटिक इंस्टीट्यूशन का लेवल रखते हैं। अब सोच रसोइया जी की भी बात करें, नदीम बेग साहब की बात करें, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आज जो कुछ भी कर रही है और जहाँ पे भी है वो अपने लेजेंड्स की वजह से है। देन आई वांट टू टॉक अबाउट वो लेजेंड्स जिन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में एक दो स्पेसिफिक ऐसे लोग हैं जिनको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बल्कि नाम तो बहुत से हैं। नूर जहाँ साहिबा, मलका तरन्नुम, जिनकी आवाज़ ने हर दिल को जीत लिया था, जीत लिया है और जीते रहेंगे। व्हाट अ ब्रिलियंट वुमन। देन शहनशाह गज़ल को कैसे भूल सकते हैं, मेहदी हसन साहब को। मेहदी हसन साहब की गज़लें ने अदब और मौसीकी को एक नई बुलंदी पे पहुंचाया। देन सबीहा खानम साहिबा, जिनकी अदाकारी ने पाकिस्तानी सिनेमा को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। ये लेजेंड सिर्फ एक शख्सियत नहीं है व्यूअर्स, बल्कि एक ईरा, एक ज़िंदा दास्तान है, राइट। उनका इम्पैक्ट हमेशा हमारे साथ रहेगा और उनका काम हमेशा हमें इंस्पायर करता रहेगा, क्योंकि इन लोगों को याद रखना और इनको सेलिब्रेट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है एज़ जूनियर्स स्पेशली। क्योंकि अगर हम अपने लेजेंड्स को भूल जाएंगे तो सच्ची बात है व्यूअर्स अपनी पहचान को ही भूल जाएंगे। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ तैयबा, कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैयबा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब जो लेजेंड्स की बात करें, मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख होता है वो ये होता है कि जब लोग ज़िंदा होते हैं, नो डाउट लोग उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं वटेवर, लेकिन एक स्टेज आता है जब उनकी एज इतनी हो जाती है कि वो प्रोग्राम्स पे भी नहीं आ सकते, मुलाकातें नहीं कर सकते। उस स्टेज पे सब उनको, मैं ये नहीं कहना चाहती भुला देते हैं, लेकिन उनको वो वाली इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं देते। और आर्टिस्ट तो अटेंशन, प्यार और इज़्ज़त का भूखा होता है। हमें तो चाहिए ही इज़्ज़त और प्यार होती है, क्योंकि उसी पे हम चलते हैं। कहाँ हमारी इंडस्ट्री में इतने पैसे मिलते हैं कि आप खरपतियों की तरह अपनी ज़िंदगी जिस तरह वेस्ट में गुजारते हैं। फिर उस स्टेज पे बुला देते हैं सब। फिर जब अल्लाह माफ़ी दे, जब वो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सबको याद आ जाता है कि ओ वो बहुत बड़े एक आर्टिस्ट थे। अब बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया से जब गए बड़े बाइज़्ज़त अंदाज से गए। मलिका तरन्नुम हो गई, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस दुनिया से बड़ी बाइज़्ज़त अंदाज में रुखसत हुए, पर बड़े ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बड़ा तड़प तड़प के इस दुनिया से गए, क्योंकि बिल्कुल एंड पे ना उनको कोई देखने वाला, जिस तरह बब्बू बराल साहब की बड़ी ट्रैजिक डेथ हुई। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहे तो कम से कम पता तो करें, जाके उनको पूछें तो हमारे घर के बुजुर्गों को भी तो हम पूछते हैं ना। तो ये हमारी इंडस्ट्री के बुजुर्ग हैं, सीनियर्स हैं हमारे। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए आपकी फील्ड में भी आपके सीनियर्स हैं, आपके असातिज़ा हैं, क्या आप उनको बिल्कुल भूल जाएंगी जैसे ही उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह पीटीवी हमारा घर है, तो पीटीवी की ये बड़ी खूबसूरत एक चीज़ मैंने यहाँ पे इन 2 सालों में देखी है कि मतलब यहाँ पे ऑन एंड ऑफ मैंने देखा कि जो लिविंग हमारे लेजेंड्स हैं उनको बुलाना, यहाँ पे इनवाइट करना,
और ये मतलब हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि उनको हम सिर्फ टीवी पे देखते थे और उनसे यहाँ बाकायदा मुलाकात होना, तो मैं समझती हूँ ये बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट किया हुआ है। बल्कि एक नाम मैं और जुगन ऐड करना चाहूँगी, तारिक अजीज़ साहब का, बिल्कुल, क्योंकि उनको हमने अपने बचपन में जिस तरह पाकिस्तान देखा। टेलीविजन नेटवर्क, मुस्तंसिर हुसैन ताडर साहब, तारिक बिल्कुल। अजीज साहब, ये तो हमारे वो लेजेंड्स हैं कि आप उनको एक सेकंड के लिए नहीं भुला सकते। अब देखिए मुस्तंसिर हुसैन ताडर साहब कितने स्क्रीन पे नजर आते थे। अब ऑब्वियसली एक सर्टेन एज फैक्टर है। मैं जेन्युइनली अपनी इंडस्ट्री के लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप में से कौन लास्ट टाइम मुस्तंसिर हुसैन ताडर साहब के पास जाके उनके पास गप लगा के आया, या उनकी तबीयत का पूछ के आया, या उनके साथ टाइम स्पेंड करके आया? तारिक अजीज साहब चले अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तारिक अजीज साहब अनदर पर्सनालिटी जो अपनी आखिरी सांस तक लिटरली वो जो कहते हैं ना काम करते करते इस दुनिया से गए, और पीटीवी का हिस्सा ही थे जब इस दुनिया से रुखसत हुए। एक ऐसी पर्सनालिटी जो अगर हम कहें कि पीटीवी की फाउंडेशन है तो ये बात गलत नहीं होगी। सो इन लोगों को भुलाना नहीं चाहिए, और जहाँ पे हम उनको याद करते हैं उनके जाने के बाद और उनके होते हुए जब वो पॉपुलर होते हैं, मेरा पॉइंट ये कि वो जो एक बीच का छोटा सा एक टाइम पीरियड होता है, कुछ 6-8 सालों का या 5-6 सालों का, जब एक आर्टिस्ट इस उम्र पे पहुंच जाता है कि अब वो नहीं जा सकते और वो नहीं कर पाते। अब कभी खान साहब को आप देखें जी। एक पूरा साल उनको कैंसर था, उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया, उन्होंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। उनके बेटे को भी, अदनान कवि जो हैं, अदनान भाई को, उनको भी जब उनके अब्बू ने फाइनली कहा कि बस सब कुछ मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, तो तब वो आए पाकिस्तान एंड ही रियलाइज कि अब्बू तो बहुत बीमार है और इनको एक्चुअली कैंसर था, और वो भी फाइलें फरोलते हुए पता चला कि उनको उनके कैंसर का साल से पता था। ऐसे लोग भी हैं बिल्कुल। बट जो बंदा स्क्रीन से ओझल हो जाए वो हमारे दिलों से और दिमागों से नहीं गायब होना चाहिए। और सच्ची बात है तैयबा जी, ये वक्त हम पे भी आएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही सब पे आता है। बाद में रोड्स को नाम देने से बेहतर है कि आप जिंदगी में उनको वैल्यू दें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा चीज़ें बेहतर हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मतलब हर बंदे का आप मतलब बोर्ड देखिए, बोर्ड वगैरह भी लगाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाद में क्या फ़ायदा जब वो बंदा अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं देख सका तो। एग्जैक्टली तो जब अगला जिंदा है, हयात है, उस टाइम पे ही आप उनको अप्रिसिएशन और उनको वैल्यू दें, उनको रियलाइज़ कराएं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बड़ी सिंपल सा आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया, हमारे अम्मा अब्बा भी, हमारे अम्मा अब्बा के जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और दूसरे लोग होते हैं, वो भी हम अपने फैमिली के बुजुर्ग ही कंसिडर करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स या कजन्स वगैरह। जब वो एक एज पे पहुंचते हैं और हमें पता है कि वो अब एक एज पे हैं, वो ना बाहर जाते हैं ना घूमते फिरते हैं, तो नाना करते करते एक महीने में एक दफ़ा हर ख़ानदान का बंदा कोई एक चक्कर लगा ही आता है। तो हमारे सीनियर, हमारे आर्टिस्ट जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, हमारी आवाम को एंटरटेन किया, सुख दुख में हमेशा स्क्रीनों पे आए, उन लोगों को हमें, मैं ये हर इंडस्ट्री से रिलेटेड बात कर रही हूँ व्यूअर्स, मैं सिर्फ ये पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही। इवन एज अ शेफ़, अगर शेफ़ तैयबा के कोई ऐसे सीनियर्स हैं जो बड़े नज़र आते थे, जैसे एक ज़ुबैदा आपा जब इस दुनिया से रुखसत हुई, होम शेफ़ थी लेकिन टोटकों की क्वीन थी। तो ज़ुबैदा आपा जब इस दुनिया से रुखसत हुई तो सब एकदम से वो जो होता है ना कि वो हक्का बक्का रह गया कि ज़ुबैदा आपा कहाँ चली गई। तो वो बीच में जब गैप में नहीं नज़र आ रही थी तो किधर थे आप सब, क्यों नहीं आप सबको फिक्र हुई? तो व्यूअर्स, हम तो कोशिश करते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपने सीनियर्स को बुलाएं, उनको ज़रूर याद करें, और जो लोग हयात हैं उनको बैठ के ऑन एयर उनको ट्रिब्यूट्स दें, लेकिन बाकी इंडस्ट्री ने भी तो अपना फ़र्ज़ अदा करना है ना। देखिए, सिर्फ वायरल होने के लिए पॉडकास्ट और इस किस्म की ऊटपटांग चीज़ें करना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कंटेंट वायरल मिल जाएगा, ये भूल जाना कि हमारे रूट्स क्या हैं और ये लोग कितने हमारे लिए अहम है, ये बहुत बड़ी हमारी इंडस्ट्री की एक ट्रेजेडी है जिस पे हम सबको काम करना चाहिए। और ज़रूर मैं आप लोगों को भी याद कराऊंगी व्यूअर्स कि देखें, अक्सर मैंने लोगों को ड्राइंग रूम्स में ये बात कहते हुए सुना है, क्योंकि मीडिया से काम करती हूँ। तैयबा जी, जिस तरह परसों बर्थडे पे भी एक दो लोगों ने कहा, यार वो फलां आर्टिस्ट कहाँ गए, बड़े नजर आते थे अंकल, किधर गए, किसको पता है? मतलब जैसे ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार किसी को भी नहीं पता। मैंने खैर बताया क्योंकि ऑब्वियसली पीटीवी पे काम करने की जो सबसे प्यारी और सबसे अच्छी बात है कि अपनों को नहीं भुलाते ये, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी इतना, वो जो कहते हैं ना, सॉरी बेहिस का वर्ड कहूँगी, बेहिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त हम सब पे आएगा। एक एज आएगी, एक सर्टन पॉइंट आएगा जहाँ के उठ के बाथरूम तक जाने के लिए हमें हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और उस लम्हे पे बहुत लोग याद आएंगे कि यार कोई तो आके हमसे बात कर ले। सो
इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। जहाँ पे यंग लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं ना व्यूअर्स, वहाँ पे ज़रा उन बड़ों के साथ भी वक्त गुजारें जिन्होंने ज़िंदगियाँ दी हैं हमें रेज़ करने में, हमें सिखाने में, हमें गाइड करने में, हमें एंटरटेन, जो भी हमारे सीनियर्स हैं। खैर, यहाँ पे आज स्पेशली इस टॉपिक पे बात करने का जो रीज़न है वो ये है कि आज असल में डेथ एनिवर्सरी है एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट की। देखिए, जिनका नाम अभी मैं लूँगी तो एकदम से सब कहेंगे ऑफ कोर्स हम तो जानते हैं। उनकी काम की बात अपनी जगह, काम की बात करने से पहले, उनका नाम लेने से पहले, शदीद इंसान दोस्त। मीडिया इंडस्ट्री में अगर कोई ऐसा इंसान था, फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको हर वक्त स्पॉट बॉय, साउंड इंजीनियर, जूनियर स्टाफ से लेके हर सीनियर तक की जिस इंसान को टेंशन होती थी, जो हर बंदे के लिए आउट ऑफ द वे जाते थे और जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में टेडी शिफ्ट शुरू हुई। शिफ्ट नॉर्मली शूट की होती थी 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की भी। टेडी शिफ्ट शुरू हुई जो 4 से 6 घंटे की होती थी। तो वो टेडी शिफ्ट इन्होंने स्टार्ट कराई। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी सुल्तान राही साहब की। आज सुल्तान राही साहब की डेथ एनिवर्सरी है। आप 1938 में पैदा हुए व्यूअर्स। एक बंदा जो 1938 में पैदा हुआ, अब देखे ना कि 2026 हो गए, तो ऑलमोस्ट 100 साल पहले एक बंदा जो पैदा हुआ, आज भी जब हम उनकी बात करते हैं तो हर बंदे को पता है हम किसकी बात करें, मौला जट की बात करें। 1956 में फिल्म बागी से अपने करियर का आगाज़ किया। आपने फिल्म वैशी जट जो है उससे काफ़ी मकबूलियत हासिल की और बड़े लंबे अरसे तक आपकी मकबूलियत रही। आपने 700 से ज़्यादा पंजाबी फिल्में और 100 से ज़ायद उर्दू फिल्मों में काम किया। आपकी फेमस फिल्म्स में ऑफ कोर्स मौला जट, बाबुल, साला साहब जैसी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। अब जिस इंसान ने 700 से ज़्यादा पंजाबी और 100 से ज़्यादा उर्दू फिल्में की हों, मतलब 1000 के करीब जिस इंसान ने फिल्में की हों, उनकी तो फिल्में हिट थी तो बार बार लोग उनके पीछे भागते थे ना। आपने 160 से ज़्यादा अवार्ड्स हासिल किए। आपकी डेथ 9 जनवरी 1996 में हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। हमने एक ट्रिब्यूट भी आपके लिए तैयार किया है, लेकिन यहाँ पे राही साहब के बारे में मैं ज़रूर आपको व्यूअर से बात बताना चाहूँगी कि राही साहब ने हमारी मीडिया इंडस्ट्री के जितने जूनियर स्टाफ के लिए काम किया, और अक्सर जब उनको लोग कहते थे कि राही साहब आप सोते कब हैं, फुल शिफ्ट करते हैं, फिर मतलब टेडी शिफ्ट करते हैं, फिर फुल शिफ्ट करते हैं, फिर टेडी शिफ्ट करते हैं, मतलब आप तो 20-20, 22-22 घंटे काम करते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता था कि राही साहब घर ही नहीं आते थे, एक सेट से दूसरे सेट, दूसरे सेट से तीसरे सेट, और फिर अगले सेट पे चले गए, और वहाँ पे जाके अगर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आंख लग गई तो लग गई। तो उनसे पूछते थे लोग कि राही साहब आप सोते नहीं हैं, आप आराम नहीं करते? तो कहते थे अगर मैंने आराम कर लिया और मैं सो गया तो इन सब का क्या होगा। तो अपनी ज़ात के लिए नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉज डूइंग वेरी वेल। उनकी फैमिली बाहर रह रही थी, बड़े वावा ठाठ की ज़िंदगी गुजार सकते थे राही साहब। एक फिल्म करते, हर मतलब प्रोजेक्ट, मतलब एक उठाते और साल में 2 या 3 फिल्में करते, सुपर डुपर हिट उनकी फिल्में जाती थी। लेकिन वो सिर्फ इसी, और बड़ी दफ़ा उन्होंने बड़े नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स जिनके पास पैसे नहीं है या जिनका ख्वाब है या पैशन है, फ्री में भी काम कर देते थे। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा, बहुत इज़्ज़त से भी नवाजा, बहुत पैसे से भी नवाजा, और सच्ची बात तो ये है कि जाने के बाद भी ऐसे ऐसे पूरे पूरे ख़ानदान है व्यूअर्स जो राही साहब को दुआएं देते हैं। कभी जाके इंडस्ट्री के पुराने लोगों से पूछें कि सुल्तान राही साहब कितने कितने प्यारे और कितने आला ज़र्फ़ के इंसान थे। देखिए, कामयाबी तो बड़े लोगों को व्यूअर्स मिल जाती हैं, लेकिन अंदर से खोखले इंसान होते हैं। ये सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान थे, और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 1 नहीं 2-2 3-3 दफ़ा आया हुआ है। सो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे राही साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी शेफ़ तैयबा से, उनके किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं अपने पैंडा के एप्रन को पहन के बैठ गई हूँ, शहजादी नुमा पैंडा जो। आपने देख लिया ना कि आज कितना ज़्यादा काम है। मेरा मूड नहीं है वैसे, अच्छा चलें थोड़ा कोई भी काम करने का, लेकिन चले मैं
उठ ही जाती हूँ, इतना सब कुछ जो हमने रखा हुआ है। अच्छा भाई, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होती है जब हमारे यहाँ पे किचन के अंदर ना जो हमारा काउंटर है उसके ऊपर सब्जियाँ भी हों, प्रोटीन भी हो, एग्स हों, ये भी वेरी गुड फॉर सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली व्यूअर्स, सब्जियाँ, फल सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फिटनेस। बीमार आजकल हर दूसरा बंदा हो रहा है। अब ये गाजरें विटामिन सी से भरी हुई हैं, दे आर फुल ऑफ विटामिन सी। हम क्यों नहीं खाते? अच्छा, खानी है तो पका पका के उसका गाजर का हलवा निकालना है, और वो गाजर का एक्चुअल हलवा ही आजकल बन रहा है, और वो पक पक के विटामिन सी उसकी खत्म हो जाती है। सो ज़रूर खाएं, बट गाजर तो ऐसी चीज़ है कि हाथ में पकड़ के चबाएं उसको, लाइक अ स्नैक। अच्छा जी, तो मैंने क्या करना है? मुझे किसी पास से लगा दे। पेपर चिकन और साथ एग फ्राइड राइस। तो मैं आपको लगाती हूँ चिकन फ्राई करने की तरफ, क्योंकि और यहाँ पे ऑमलेट बनना है। करना है। ये हम जो है स्क्रम्बल कर लेंगे एग्स को। ये वाला है हमारा, ये वाला, ये हमारा, हाँ जी, एग फ्राइड राइस। बिल्कुल ठीक है। और इसमें चिकन मैं मैरिनेट कर देती हूँ आपको, ताकि ये भी फ्राई हो जाए, और ये 2 शिफ्ट्स में जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़रा नमक और काली मिर्च डालने लगी हूँ। अब देखिए व्यूअर्स, ये लिटरली ना हमारा, आप सोचे घारी है, लिटरली दिस इज़ आवर होम। हम लोग किचन में अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो तरीके से मैनेज करते रहते हैं। ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल दिया, और नमक मुझको चाहिए थोड़ा सा, अगर मुझे मिल जाए तो। हाँ जी, ये हमने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि अंडा जब मुंह में आता है ना व्यूअर्स, तो वो उसका अगर कोई टेस्ट ना हो ना, तो वो बड़ा यकी मतलब जो कहते हैं ना, अंडा वो इट्स नॉट सो, वो मज़े का नहीं लगता जी। ये काली मिर्च भी हमने इसमें से डाली। फ्लेवरिंग एवरीथिंग व्यूअर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पोर्शंस में करूं या इसी तरह कर लूं सारे को? एग तो हो जाएगा, चिकन हम पोर्शंस में करेंगे। चिकन पोर्शंस में यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये मैंने एक ट्रिक जो है ना वो एक तरह से सीखी थी अपने क्या है उसका नाम, इसी तरह ना आप लोगों के साथ खाने बना बना के कि सॉल्ट एंड पेपर का एलिमेंट जो है ना उसके अंदर ज़रूर डालना चाहिए। अच्छा, चिकन को आप क्या कर रही हैं? चिकन को मैंने मैरिनेट किया है, इसमें मैंने एग डाला है। वैसे तो एग वाइट्स जाती हैं, लेकिन हमारा एग वेस्ट ना हो इसलिए मैंने होल एग इसमें यूज़ किया है। और उसके साथ मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक पेपर ऐड की है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि ये फ्राई हो जाए हमारा। और साथ फिर हम रेसिपी भी बताते हैं। मैंने कहा ये आप मुझे मैरिनेट कर देंगे तो मैं फ्राइंग की तरफ आ जाऊंगी, क्योंकि ये भी आपको ना तरीके से ज़रा चीज़ें करनी होती हैं। सो अंडा कभी भी चावलों में डाल के नहीं आपने पकाना। अगर आपने अंडे को कुक करना है तो वो आपने करना है अलहदा से, और उसके बाद आप उसको उसके अंदर डालेंगे इनसाइड द राइस। उससे फिर अंडा जो है ना वो पूरा वो अपनी शेप को होल्ड कर लेता है। ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुकिंग से, क्योंकि ये अभी जब आप उसमें उसको राइस में डालेंगे तो वो तब भी कुक होगा। अब आप देखें कि हमने एग की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा रखी है। होता ही है कि लोग एक अंडा डाल देते हैं, हाँ जी, 1 किलो चावलों में ना वो नज़र आता है ना उसका टेस्ट आता है, वो फिर एग फ्राइड राइस कहाँ के हुए। और अगर आपने बच्चों को ये ज़रा रख दिया यहाँ पे, और अब मैंने इसको बिल्कुल चिकन को हमने फ्राई करना है, और ठीक है तो मैं चिकन को फ्राइंग की तरफ लेके चलती हूँ, और आप अपना जो है वो इंग्रेडिएंट्स की तरफ से बता देते हैं। बिल्कुल, ब्लैक पेपर चिकन के लिए व्यूअर्स हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन बोनलेस 1 किलो। नमक हस्बे जायका है, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच है, साबुत सुर्ख मिर्च हम 8 से 10 अदद इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने की चम्मच, कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत, चिली केचप हम इस्तेमाल कर रहे हैं आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, डार्क सोया सॉस आधा खाने का चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 2 अदद और शिमला मिर्च 2 अदद। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको पहले बता देती हूँ। ब्लैक पेपर चिकन के लिए जो चिकन है वो मैंने स्लाइस कटिंग में इस्तेमाल किया है। उसके जो मैरिनेशन थी ये भी मैंने आपके सामने की है। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लोर और अंडा, ये सब चीज़ें डाल के हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और यहाँ पे आपने ख्याल करना है, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा और जूसी नहीं रहेगा आपका। तो इसको ये तो एक इसका प्रोसीजर हो गया। उसके साथ फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसमें जो मेरे पास वो है लहसुन
चॉप किया हुआ, उसको हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा आपने उसको ओवर कुक नहीं करना। उसके साथ हम अपनी सॉसेज और स्पाइसेस ऐड करके, केचप ऐड करके, साथ जो चिकन मैंने अभी हम फ्राई कर रहे हैं इसको ऐड करेंगे, और बस थोड़ा सा उसमें हम स्टॉक या पानी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड करके उसको मतलब आपने थोड़ा सा ज़्यादा भी 10 मिनट के लिए आपने कुक करना है उसको, और उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड करनी है, और 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करके उसको हम जो है वो उतार लेंगे, वो हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। और एग फ्राइड राइस का मैं आपको बता देती हूँ। एग फ्राइड राइस के लिए हम चावल इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 किलो, जो कि बॉयल है मेरे पास, और अंडे 6 अदद हैं, नमक हस्बे जायका है, गाजर 3 अदद है, हरा प्याज 1 कप है, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच हैं, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच है, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच हैं। तो एग फ्राइड राइस के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया फुली कुकड हैं हमारे बॉयल जो राइस हैं, और एक पैन में हम दोबारा से जो है वो ऑयल ऐड करके उसमें हमने अपने राइस जो है वो ऐड कर देने हैं, और साथ जो हमने स्क्रम्बल्ड एग है वो ऐड करेंगे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि पहले ऑयल के अंदर आपने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने, हमने कैरेट्स ऐड करनी है लेकिन हम स्पाइसेस नहीं ऐड करेंगे। बिल्कुल जब हम राइस उसमें ऐड कर देंगे उनको अच्छे से टॉस करके गाजर के साथ, तो उसके बाद हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे अपना सारा जो भी हमने टेस्ट उसको देना है राइस को, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो वो लम्स बन जाएंगे गाजर के साथ, और वो फिर मिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं क्या स्टार्ट करूँ? अभी हम एग फ्राइड राइस स्टार्ट कर देते हैं, और ये चिकन हो जाता है तो हम इसकी ग्रेवी बनानी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, चिकन क्योंकि 2 पोर्शंस में होगा फ्राई, क्योंकि व्यूअर्स आपको देखा कि मैंने इसको अलग-अलग एक पीस करके डाला है अंदर। अच्छा, अब क्या डालूं? इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा जी, बस इनफ है। बिल्कुल जी। ये साथ हम कैरेट्स इसमें ऐड पहले गाजर ऐड कर देंगे जी, उसके बाद फिर हम राइस ऐड करके इनको टॉस कर लेंगे और फिर टेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अदरक लहसुन टाइप कुछ नहीं कुछ भी नहीं जाएगी, वो हम सॉस के लिए रखेंगे, लहसुन सॉस के लिए रखेंगे जी। गाजर सारी डाल दूं? हाँ जी, सारी डाल दें, क्योंकि राइस हमारे पास जो है वो 1.5 किलो है। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम राइस को या तो हम ब्रेक के बाद वापस आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या अब हम क्या करें? चले हम थोड़ा सा अपना ये ज़रा मुका लेते हैं, आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया दे देते हैं व्यूअर्स के हमने क्या करना है। अच्छा, इसको कितना को कुक करना है? बस ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, इसको निकाल लेंगे हम। ये देखें, इंडिविजुअल पीसेस हमने चिकन के इसीलिए फ्राई किए थे, बहुत ज़्यादा इनको आपको फ्राई करके वो करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि शायद इसको पका के ब्राउन कलर का आपने कर देना है, वो सर्टन किस्म की फ्राइड चीज़ें होती हैं, नॉट एवरीथिंग। हर चीज़ के अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो अगेन मैं सिंगल पीस डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो चिपक ना जाए, वरना वो एक गोला सा बन जाता है, मिक्स हो जाता है आपस में। और 2 पोर्शंस में करते हैं तो आप ज़रा वो अपनी शेप को भी बेहतर होल्ड कर लेता है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं? गाजर के साथ अभी हम सिर्फ जो है इसको थोड़ा सा मिक्स करके गाजर राइस हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और फिर टेस्ट ऐड करेंगे, और ये एंड में जो है एग ऐड करके इसको हम कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल सही। और ये देखिए ना कि जस्ट मेक श्योर दैट आप उनको चिपकने ना दें। बिल्कुल, अगर आप उसको चिपकने नहीं देंगे तो वो वैसे ही, आई थिंक इसके अंदर हमने क्या क्या डाला था? अंडा डाला था जी, कॉर्नफ्लोर है इसमें, सॉल्ट है, और ब्लैक पेपर ऐड की थी हमने इसके अंदर, और एग, जी। एंड दैट्स इट। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़, क्या हर जब चाइनीज़ क्यूजीन हम बना रहे होते हैं तो उसका एक बैटर सा बनाते हैं खाने को ग्रेवी में डालने से पहले जी, तो क्या वो सबका यही होता है कॉम्बिनेशन? चिकन की जो मैरिनेशन है वो तो मोस्टली सेम ही होती है जगन, क्योंकि कॉर्नफ्लोर वगैरह ये बाद में जो हमने उसको थिकन करना है, इसमें अगर आपने इनफ क्वांटिटी में डाला है तो आपको दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इसी के साथ जब ये ग्रेवी के अंदर पकेगा तो इसमें से वो निकल आएगा और वो हमारी ग्रेवी जो है वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगी। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। देखिए, हम इसके अंदर पहले फ्लेवरिंग नहीं डालनी? नहीं, अभी नहीं डालनी। अभी डालेंगे ना जुगन तो क्या होगा, इसके लम्प्स बन जाएंगे और वो बाद में फिर राइस के अंदर जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, वो हम स्प्रिंकल करेंगे। अब हमने इसमें चावल डाल जी, चावल। अंडा भी डाल दूं साथ? नहीं, अभी नहीं, वो लास्ट में डालेंगे। ये ले जी, हमने एक चंक डाला राइस का। अच्छा, दो पोर्शंस में डालें ताकि आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम ना हो। सारा कुछ एक साथ जब डाल देते हैं ना, और एक दिन पहले वाले अगर राइस हो तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए ना, ये आपने मिक्स कर लिए। मुझे पता है आपको ज़्यादा लग रहे हैं अभी चावल वो गाजरें, बट ये सारा डाल दो। डाल दें। ये देखें,
मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ व्यूअर्स कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर खाना बना सकते हैं, उतने में जितने में आप एक डिश जाके बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। जी बिल्कुल। चलिए जी, आप अगर यहाँ आ जाती हैं तो मैं जी, वहाँ पे मैं चिकन की फ्राइंग की तरफ आ जाती हूँ। हाँ इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे ठीक, और साथ में मैं इसमें चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। वंडरफुल। ये देखिए ना, हमारी यहाँ पे चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इसको भी हम निकालने के लिए तैयार हैं। जी, और आप बिल्कुल। देखें कि आपके राइस बेसिकली ऑलमोस्ट डन है। डन है। ये अब आपने सिर्फ इसको स्प्रेड आउट करना है ऐसे करके। नीचे डाल के चम्मच ऊपर किया करें व्यूअर्स। होता ही है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ना उसको मिक्स करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल चावल नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आपने लेके आने हैं, ठीक है व्यूअर्स, ऐसे करके। इस तरह चावल नहीं टूटते। और थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है। डोंगों में जिस तरह सालनों में हाथ नहीं डालते ना, वो नहीं आपने करना। इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी हाँ मैं जी। थोड़ा सा। हम सोया सॉस ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून, जस्ट टू ऐड दैट फ्लेवरिंग एंड थोड़ा सा उसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। बिल्कुल। जितनी देर में हमने ये मिक्सिंग किया, ये देखिए और अच्छे इसमें से जो मिक्स है- करना है, क्योंकि रिमेंबर आप ड्राई चीज़ें डाल रहे हैं ड्राई चीज़ के अंदर, तो इसकी मिक्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है Definitely। कि हर तरफ से, ठीक है ना। जी। और यहाँ पे हम चिकन निकाल रहे हैं, बल्कि ऐसा करते हैं कि अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी तो तैयार होती ही रहेगी आप लोगों से गपशप लगाते हुए। अब तो बस सॉस ही रह गया चिकन का और वो एग फ्राइड राइस भी मुकने को। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हाउस, क्या हाल है मिस्टर? वैसे तो माँ बाप ने नाम रिजवान रखा था। जी जी आपी बिल्कुल। हो मैं रिजी गया। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਚੱਲਦਾ हाँ जी, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, हाँ जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। हाँ तो वैसे भी नाम रिजी है तो आप अपना नाम मेरे नाम RJ से निकला है। रिजवान जॉकी भी हो जी सकता जी था। जी 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 जी। सिंपल आरजे भी हो सकता है। हाँ जी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द बहुत प्रोग्राम और हमें जगाने का, क्योंकि बहुत भाई हमारे शुक्रिया। साथ जो हसीना बैठी हुई हैं अभी हाँ जी। इन द हॉट सीट, होस्ट हैं, एक्टर हैं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह। सर्टिफाइड शेफ भी हैं और अपने घर ही आई हैं, क्योंकि पीटीवी न्यूज़ पे मॉर्निंग शो कर चुकी हैं 2014 से लेकर 2017 तक। मेरी बहुत ही प्यारी बहन, मेरा बेबी, मेरी लाडो रानी नाजिया मलिक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं आपका माशाल्लाह से, अल्लाह आपको नज़र बद से बचा, आपका और इतना अच्छा है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपका पूरा सेट बहुत अच्छा है। इतनी पॉजिटिविटी है ना यहाँ पर, इतना अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ आती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि आप ना सारी चीज़ें भूल गए हैं और आप यहाँ का आके आपको रिलैक्सेशन। क्योंकि राजो हम यहाँ पे काम नहीं करते, मैं यही तो सबको समझाती रहती हूँ। हम काम नहीं करते। हाँ, ये हम आते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं, और उस फैमिली के साथ वक्त गुजारते गुजारते जैसे घर में मेहमान आते हैं, हमारे गेस्ट भी आते हैं, हम उनसे मिलते हुए, बहुत से गेस्ट ऐसे होते हैं जिनका ये हमसे भी ज़्यादा अपना घर होता है, जैसे नाजिया का ये अपना घर है। वाकई और feel इधर होता है, देखिए अच्छा। 3 साल एक इदारे के साथ काम करना इज़ नॉट अ जोक। जी जी जी। मैंने भी ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स इस इदारे को दिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। 16-17 years now माशाल्लाह। सो द पॉइंट इज, जब इतना अरसा 1 साल 6 महीने भी कहीं गुजारो तो वहाँ से आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है। जी बिल्कुल। सालों तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पीटीवी के साथ तो एक डिफरेंट ही अटैचमेंट। अच्छा यही नहीं, 2009 से जो है काम करना शुरू किया पीटीवी में, और जितने मेरे अभी पुराने हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, सबको एक एक मैसेज ज़रूर ईद पर होता है, कभी बात हो जाती है। इतना एक फैमिली वाला माहौल है ना, एक मैंने हमेशा जो है ना वो पीटीवी पर हमेशा देखा और हमेशा रहेगा। ये अटैचमेंट ही और है। लेकिन आई वांट टू गो राइट टू द बिगिनिंग। ठीक है। एक दफ़ा पहले भी रिजी ये सहेली मेरी आई, मेरी अच्छा लाडो, जी। मेरा बेबी। अच्छा, thank you। हमने पूरी दुनिया की बातें कर ली, हमने वो बात नहीं की जो हमने करनी थी। तो मैंने स्पेशली कहा, मैंने कहा उसको पकड़ो, उसको बिठाओ यहाँ पे, कुछ और उससे नहीं मैंने बात करनी। मैंने
शुरुआत की बात करनी है, वाह वाह वाह। कहाँ से कहानी शुरू हुई। जी जी। क्योंकि हर इंसान एक्चुअली नाजिया मलिक को जब देखता है तो उनके जहन में 3-4 चीज़ें आती है। एक, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, मल्टी टैलेंटेड। ये तो देखो जो हम लोग आपस में जब बैठ के बात कर रहे होते हैं इंडस्ट्री बारे में, वो आपके सामने रिपीट कर रही बातें कि भाई शी मतलब बहुत मल्टी टैलेंटेड है, जो काम करती है बड़ी ब्रिलियंटली करती है, चाहे होस्टिंग करा लो, चाहे उसे एज अ शेफ काम करवा लो, एज एन एक्टर करा दो। तो रिजी इनके बारे में ये बातें नोन है। लेसर नोन चीज़ जो है वो ये है कि हम बहुत नाजों से, बहुत लाडों से पली हुई बेसिकली एक प्रिंसेस थी, जिसके वहमो गुमान में भी कभी ये नहीं था कि मैं काम करूंगी और मैं इतना काम करूंगी और मेहनत करूंगी और मुझे रोजी रोटी के बारे में सोचना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक बात जो जानते हैं लोग लेकिन शायद इतने करीब से नहीं जानते जिस लेवल पे मैं जानती हूँ, इनको नहीं पता लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके काम आ चुकी हैं ये, जिनकी ये सपोर्ट कर चुकी हैं, जिनके साथ इन्होंने बहुत बहुत नेकी का मुजाहरा किया, नॉट मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट बिकॉज बहुत प्यारा इंसान है। वाह वाह, बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिर्फ अपने आप को नहीं एम्पावर किया, अपने साथ साथ जो भी साथ लड़के लड़कियां बच्चे साथ काम कर रहे थे, इवन सीनियर्स, उनको साथ साथ अपने एलिवेट करती गई। बहुत अच्छा कि भाई अगर मैं आ रही तो इनको भी देख लें। बड़े कम लोग करते हैं। वाह वाह वाह। 90% लोगों को ये होता है रोजी रोटी अपनी अपनी। सो जो मानने वाली बातें हैं वो ऑनर माननी चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। बल्कि आज ही सुबह मेरी फ्रेंड है समरा, मैं उनको ये कह रही थी, मैंने कहा तुम अब वापस कराची है, वो इस्लामाबाद में थी। सीरियसली सुबह ही मेरी बात हुई और सुबह मैंने 8 बजे में उठ गई तो मैंने कहा समरा तुम्हें ड्रामों में काम करना है? तुम कह रही थी काम वाम करना है, तो कह रही थी हाँ। मैं इसलिए अभी ऑन एयर कह रही हूँ कि कोई और भी सुन रहा हो तो शायद उसको जो है चांस उसको मिले इंशाल्लाह। तो मैंने अपने सारे जितने प्रोड्यूसर्स ड्रामा के दोस्त हैं उन सबको मैसेज किया, उसका प्रोफाइल भेजा, मैंने कहा कि प्लीज़ इसके लिए आप लोग ज़रूर कुछ कीजिएगा। क्योंकि किसी के लिए जब रिस्क या रोजी रोटी के लिए आप कुछ हेल्प करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको एक तो सवाब में मिलता है, दूसरा कि आपकी मुश्किलात दूर होती हैं। इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस कि आप किसी के रिस्क के लिए किसी के लिए काम करें। और ऐसे देखिए, जब भी फिर वो इंसान कमाता है और उसके हाथ में कोई भी चीज़ आती है तो उसमें आपका एक हिस्सा था। तो विदाउट वो एक एफर्ट करने के बाद जब भी उन्होंने कुछ कमाया, उनको ज़िंदगी में कोई बेनिफिट हुआ, तो उसकी एक वो जो कहते हैं ना सवाब आपको भी साथ साथ गया। दरख्त लगा दो घर के बाहर, बिल्कुल साया भी दे, फल भी दे। जब कोई फल खाएगा, जब उसके साये में बैठेगा, आपको बाय डिफॉल्ट सवाब मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ मैंने की। लोग ना क्या करते हैं, बाजरा ना आजकल ना सड़क पे, हमारे कराची में तो बहुत ये चल रहा है, वो ना मेन रोड पर जो है ना डाल देते हैं बाजरा। एवरी टाइम मैं गुजर रही होती हूँ, पता है एक आध परिंदा मेरी गाड़ी के आगे आता है, कभी इसको ठोकर लगती है, कभी इसको मतलब लग जाता है उसे कहीं ना कहीं। तो बहुत समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते। तो मैं इसका हल बताती हूँ कि हमारे वहाँ पे बहुत ज़मीन खाली होती है। मैंने ख़ुद ये किया कि अगस्त के टाइम पर मैंने वहाँ पे बाजरा ज़मीन पे वैसे ही डाल दिया। सोचिए बंजर ज़मीन है वो, बिल्कुल जो DHA की ज़मीन होती है, बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं बंजर है। पर ये कि वहाँ पर जैसी बारिश हुई, अगस्त का टाइम था, बाजरा ऑटोमेटिकली उग गया। अब मुझे सामने नज़र आता है एवरी डे, मैं देखती चिड़ियाँ आती हैं, वो बाजरा खुद ब खुद खा के क्या हो गया, सदका जारिया हो गया। मुझे एवरीडे डालने की ज़रूरत नहीं बाजरा, वो खुद मेहनत कर रही हैं, आ रही हैं, अपनी कमाई वो खुद कर रही हैं। बट एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की ज़मीन पे फेंकने वाली, उसके बाद आपके आगाज़ पे फिर जाना है, क्योंकि फिर वहीं हम जा रहे हैं इधर उधर की बातों की तरफ। बाजरा देखें व्यूअर्स, अगर आपने डालना है, जिस तरह जब हम खाना खाते हैं या किसी को खाना देते हैं तो हमेशा कहते हैं बाइज्जत अंदाज में दें। एग्जैक्टली उसी तरह चरिंद परिंद को भी अगर आप खाना डाल रहे हैं, अगर बिल्ली या कुत्ते को भी कुछ खाने के लिए डाल रहे हैं गली के, तो एक कौली में डालने में क्या मसला है। मिट्टी के बर्तन इतने सस्ते मिलते हैं और उन मिट्टी के बर्तनों को पूरा साल आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बस डेली आपने अच्छी तरह उसको वॉश करके उसमें पानी डालें और उसमें बाजरा डालें। हमने अपनी बैल्कनीज पे रखे हुए हैं, हमने वो बर्ड फीडर्स मुझे कहीं ऑनलाइन नजर आए टीमू शीमू में, वो मंगा लिए, उसमें डाल लिए, तो बर्ड्स भी आती हैं। और आप सोचें कि वो उन घरों में कितनी इंसान अच्छा फील करता है जहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है, सेम चीज होती है। पौधे उगे हुए हैं, जानवर आपके घर के बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अंदर वाली जो है ना वो मुझे खाना देंगी, कुछ ना कुछ देंगी, मैं भूखा प्यासा नहीं जाऊंगा। इज्जत से तो मैं कहती हूँ खाना उनको भी। और ये जो इस तरह से डाल देते हैं ना सड़क पर, नहीं। और अच्छा, जब आप ज़मीन पर डालते हैं ना तो क्या होता है कि ज़मीन पे जब परिंदा जो है वो अपना उसका पाँव चलाता है ना, तो ज़मीन भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो
सही होने लग जाती है, वो बंजर से ख़त्म होती है। तो आप देखिए इस चीज़ का फ़ायदा है। मैं लोगों को इतना समझाती हूँ, प्लीज़ आप सड़क पर मत डालें, आप ज़मीन पर इसको रखें, जो बंजर जिसने ज़मीन जितना है, फ़ायदा होगा। जिस चरिंद परिंदे खाना वो खा लेंगे और जो नहीं खाना होगा वो उग बेशक जाएंगे। आपके पास नहीं प्याला, कोई बात नहीं। अच्छा, चले आए। नाज़िया मलिक बहुत नाजों से, बहुत लाडों से बाबा की प्रिंसेस, हाँ, व्हाट हैपेंड? जब मैंने काम शुरू किया ना, उससे पहले मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था मैं काम करूँगी। वही बचपन में एक दिमाग में होता है जी शादी हो जाएगी, ये प्लानिंग। खैर मेरे डैडी फिर ना थोड़ा बीमार हो गए ना, और कितने बहन भाई? हम लोग माशाल्लाह से 6 हैं, माशाल्लाह। और अभी तो 2 बहन भाई अमेरिका में हैं, बाकी 4 माशाल्लाह से हम इधर ही हैं ना। और मैं कहती हूँ होने चाहिए बहन भाई, ज़्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन पढ़े लिखे बहन भाई जिनकी तरबियत अच्छी हुई हो ताकि एक दूसरे का साथ दें। तो उस वक्त ज़ाहिर बात है मैं भी छोटी थी, बाकी बहन भाई भी, बहनों की शादी रिसेंटली हुई थी, और हर कोई अपने अपने घरों पे एक होता है ना कि अपने घर में बिज़ी। तो आई वॉज द ओनली वन, मैं और मेरी अम्मी जो है ना, डैडी से हॉस्पिटल में रहना, 4 साल डैडी हॉस्पिटल में रहे और मैं और अम्मी उनके साथ रहते थे। डैडी को क्या हुआ था? डैडी को पहले तो उनको जो है ज़ाहिर बात है हार्ट फेलियर, बहुत उनका हार्ट वीक होता चला गया, डायबिटीज़ थी उनको, जिसकी वजह से किडनीज़ का जो है वो डैमेज हो रही थी। इट वाज ऑल इंटरलिंक्ड। बट वेरी यंग एज, इतनी कोई एज भी नहीं थी। ही वाज नॉट ओल्ड, ऑफ कोर्स ही वाज 63 एट दैट टाइम। अब तो 63 हम कोई एज ही नहीं कहलाती है। तो उस बार में जो ऑपरेशन या स्टंट ये चीज़ें थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना नॉलेज शायद नहीं थी कि हम जो है वो करवाते, या डैडी खुद भी इस पर इनिशिएटिव लेते, या डॉक्टर हमें कुछ गाइड करती है। मे बी बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ नहीं हो सका था, तो कंट्रोल नहीं हो रही थी। मे बी एनी जो भी था छोटे, यू वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम। आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। उनको हॉस्पिटलाइज करते आना जाना इस तरह जो है ना वो 4 साल ऐसे ही गुजर गए। 4 साल ऐसे हो गए, फिर इवेंचुअली। लेकिन घर के एक्सपेंसेस फिर कैसे मैनेज हुए? घर के हमारे डैडी ने ऑलरेडी हमें इतना स्टेबल किया हुआ था कि हमारा अपना गैस स्टेशन था, तो वहाँ से रेंट्स आते थे, बिल्डिंग्स थी, रेंट्स आते थे, सारी चीज़ें स्टेबल थे हम लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में। अच्छा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसों का मसला नहीं। पैसों का मसला नहीं था। लेकिन जब डैडी की डेथ हुई ना, तो उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर आपके जो है बंटवारे भी होते हैं चीज़ों के, और फिर आपका जो है एक्सपेंसेस भी आपके असल लोगों के परपूजे निकलते हैं उस वक्त। हाँ, उस वक्त असल सबके परपूजे निकलते हैं। हाँ, असल में जो हमारा रियलिटीज लोगों की होती है ना, तब सामने आती हैं। फिर हमारे फैमिली में कोई ऐसा मसला नहीं था कि किसी बहन ने कुछ मांगा हो या कोई चीज़ हो, और किसी को ना मिला हो लेकिन या दिया ना हो। हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे उस वक्त गैस स्टेशन के। प्रॉब्लम्स ये आए थे कि कुछ लोग जो नेगेटिव लोग थे ना, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बड़ा नहीं है कोई, बड़े भाई अमेरिका में थे, तो वो आए और फिर चले गए। लेकिन जो पीछे लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की किसी भी तरीके से हम ये सेल कर दें। बस सेल करने के बाद अब क्या करना है इसका, एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मतलब बहुत सारी ये सारी पड़े पड़े खरबों रुपए भी हों, हाँ, वीरान फिर हो वो- जाते हैं, बिल्कुल। खत्म हो जाते हैं वो। फिर जहाँ से बिल्डिंग से पैसे आते थे इतने नहीं आते थे, फिर घर का खर्चा चलाना मुश्किल, सब चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट वैसे ही चल रही थी जैसे चल रही थी। बारी आती थी मेरी कि अब मुझे खुद को कैसे स्टेबल करना है। शादी का मुझे नहीं पता था कब होनी, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता था शादी हो जाएगी, और मैं थोड़ी सी शादी के मामले में थी कि नहीं मुझे ऐसा पर्सन चाहिए तब शादी होगी। हमारा घर वैसे ही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम, अल्लाह का शुक्र, डैडी स्टेबल कर गए हुए थे। इवन वो सेल भी हो गया था गैस स्टेशन, उसके बावजूद भी हमारा जो है स्टेबिलिटी थी, घर का सिस्टम चल घर रहा का था। सिस्टम चल रहा था। बारी आ रही थी लेकिन मेरी। फ्यूचर क्या? फ्यूचर क्या? लेकिन नाज़िया का मैं फ्यूचर कहाँ? ये सब थोड़े सब से शादीशुदा पैसे- अपने अपने सेटल्ड। मैं सिर्फ मतलब डेली जो 2 वक्त की रोटी है यही करूं, और अम्बी के सर पर बैठी रहूं, भाई के सर पर बैठी रहूं कि मुझे सिर्फ 2 वक्त की आप रोटी दे दें, और मैं बाहर अपने फ्रेंड्स में हफ्ते में या महीने में 1 दिन जाऊं और आ जाऊं। मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। दैट टाइम आई रियलाइज़ कि आपको ज़िंदगी में चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे खरबों रुपए हों, चाहे आपको जितना भी पैसा हो, अपने आप को स्टेबल करना ज़रूरी है, अपने आप को कुछ बनाए। अच्छा, इसके लिए मुझे पता है किसने सिखाया कि ये चीज़ करो खुद के लिए। मैं नहीं सोचती थी ये चीज़ें, मैं तो वैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड मुबशिर खान, हु इज़ लाइक अ वेरी गुड स्टाइलिस्ट, ही इज़ ऑल्सो इंटरनेशनली सर्टिफाइड। उसने मुझे बहुत गाइड किया। हम लोग साथ में ए लेवल्स कर रहे थे उस वक्त 8 के, तो ए लेवल 8 भी पढ़ा है मैंने। तो उसने मुझे गाइड किया कि देखो अपनी ज़िंदगी अपने आप को मजबूत बनाओ, तुम अभी बहुत वीक हो, डोंट मेक योरसेल्फ वीकर। अपने आप को, कुछ तुम्हारे हाथ में हुनर होगा, एजुकेशन होगी। बीकॉम किया हुआ था, बैंक में जाने का वो नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि मैं बाहर निकल के
बैंक की जॉब करूं या कुछ ऐसा। फिर ए लेवल्स क्यों करने शुरू कर दिए? शौक, अच्छा MA, आर्ट पढ़ना था शुरू से, ये मतलब बीए करके फिर ए लेवल्स की तरफ गई? बीकॉम करके फिर ए लेवल्स किया। क्यूट, अच्छा ओके। बस मैं वही सोचा, मुझे मैंने ए कहा लेवल कि आर्ट पढ़ना था। बीकॉम किया हुआ है लेकिन मैं ए ए लेवल्स लेवल कर, हाँ ए लेवल आर्ट करना था मुझे। अच्छा। आर्ट पढ़ने का बहुत शौक, और मुझे जो भी चीज़ पढ़नी होती थी ना, मैं कहती थी मुझे उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए, मैं कोई काम भी करूँ मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए मैंने आर्ट पढ़ा मिसेस जमील से, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मिसेस जमील ने कहा अच्छा ठीक है, यू कैन टेक गिव ए लेवल आर्ट के पेपर्स दे दो। तो वो मैंने दे दिया था ना, तो उसके पास लिए हुई? पास हो गई थी, हाँ। आर्ट का सिर्फ पेपर था, दैट वाज ओनली द ए लेवल आर्ट, जो आपका वो होता है प्रैक्टिकल वर्क होता है, दैट्स इट। खैर उसके बाद फिर मुबशिर खान टॉट मी मेकअप, मैंने मेकअप पे शुरू कर दिया, घर से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करती रही। फिर मैंने कहा It नहीं, started out with makeup. I always Yes, it thought it was started makeup. out with hosting. no, and I didn't start acting. with hosting, I did started with makeup. मेकअप के बाद फिर मैंने अपना डिज़ाइनिंग भी साथ साथ शुरू की। मैंने कहा चलो डिज़ाइनिंग भी करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, शमा ने ना, शमा ज़हरा अब तो चली गई है वो अमेरिका में, तो उस वक्त उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने इन्वेस्ट किया, थोड़ा मैंने इन्वेस्ट किया, अम्मी से थोड़े से पैसे लिए। उस बारे में वहाँ पे पता है कितने लिए थे पैसे? 8,000 रुपये, बट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, इट वाज अ लॉट। 2000 was a lot of money at that 26 time. साल पहले हाँ। 8,000 रुपए में आपने बिजनेस शुरू किया। 8,000। अब 8,000 रुपए में चपेड़ नहीं पड़ती। 8,000 में जोड़ा नहीं 8,000 रुपए में आपको, आप किसी को पकड़ाएं भी तो वो आपको कहते हैं जी 10,000 पूरे करेंगे तो हम आपको चपेड़ लेकिन मारेंगे। पता नहीं आजकल भी ये वाली चीज़ है। मैंने भी कुछ वेस्टर्न वेयर का काम शुरू किया, थोड़े से एक्सपेंसिव थे वो, तो यार लोग कहते हैं कि हमें 2-3 हज़ार वाले सामान दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं 2-3 हज़ार वाला सामान? हाँ। मुझसे तो नहीं खैर ये बेचा जाता। खैर वो फिर मैंने खुद ही पहन लिए सारे कपड़े। खुद ही पहन लिया था। उसके बाद मैंने सारे कपड़े खुद ही पहन लिए। मैंने कहा कि अगर बने हुए हैं कोई बात नहीं, मुझे आगे नहीं बेचने। बनाने हैं कपड़े, अब मैं खुद ही पहन मैं खुद ही पहन आई ट्राइड एक्चुअली अगेन, मैंने रीस्टार्टिंग करने की कोशिश की थी कि शायद मैं जो ना इसको रीस्टार्ट कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया। खैर सही। उसके बाद फिर मैंने जो है ये मेकअप शुरू किया, साथ में कपड़े शुरू किए। फिर माय नीस शी जॉइंड वो सन बिजनेस, में नया चैनल आया था ना। अच्छा, सन बिजनेस वो बंद भी हो गया चैनल, वो बिजनेस चैनल था, तो वहाँ पर नौशीन मसूद होती थी। क्योंकि 2000 में मैं कनाडा में थी, मैं पढ़ रही थी। अच्छा, ओके, एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज इन कनाडा, आई हैड गॉन टू वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। मैं वही सोचूं ना कि इसलिए उस जमाने में वो अगर चैनल आया भी था तो मेरे से तो मिस हो नहीं गया, सामने उसमें होगा। बाहर हाँ, थी। नहीं सनबिज तो वो ऐसा चैनल था जो सिर्फ 2 साल चला और फिर बंद हो गया था, लेकिन Okay. वहाँ से हम सबकी लाइफ बहुत चेंज हुई। इवन शहजाद इकबाल भी वहीं से ही स्टार्टेड, शाहजेब खानज़ादा स्टार्टेड फ्रॉम दैट। ओके। या वी ऑल वर लाइक इन द सेम चैनल। और ये कहाँ पे था फिजिकली? ये था आया चुंदरीगढ़ रोड में खोला था, तो कराची में ही था। कराची में था। ठीक है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर नौशीन मसूद ने मुझे हायर किया। शी इज लवली। शी वॉज लवली, नौशीन मसूद शी सॉरी नहीं अब, बट वो शी वाज अमेजिंग। शी हमें एक्चुअली शी इज अलाइव हमारे लिए। पता है वो वही वाली बात है ना, अभी जैसे हम शुरू में अपने प्रोग्राम के बात कर रहे थे तैयबा जी कि लेजेंड्स और कुछ ऐसे लोग होते कभी हैं भी नहीं और जाते। मीडिया में जब हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर ले ना, हम जैसे कभी खान साहब मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट करता। सही का मैं बाबा चले गए हैं, मुझे गूगल मुझे यही होता है वो किसी ड्रामे में कहीं पे, वो किसी हाँ। फिल्म में कुछ कहीं कर रहे हैं काम, और काम कर रहे हैं। मैं खयाम सरती साहब को गए कितना अर्सा नहीं हो गया, यकीन ही नहीं आता। मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो उनको भी बाबा बुलाती थी कि वो भी चले गए। मैं सही बता रही हूँ, मैं कभी कभार मैं गूगल करती हूँ कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है भी जिंदा है सब, ये हैं इधर कहीं हैं, फिर मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ हमारे दिलों में तो है। हाँ वही ना, इससे हमेशा। मैं नौशीन को कभी भी ये नहीं सोच सकती शायद वो चली गई है, लेकिन खैर, हाँ। बिकॉज शी वाज द वन, उसने मुझे आगे शोबिज में आगे किया। पहले तो खैर स्टार्टेड माई मेकअप्स फ्रॉम देयर ना, इस पे भी इतनी लोगों ने बातें, हाँ ये तो मेकअप आर्टिस्ट थी एंड शी स्टार्टेड देन होस्टिंग। पता नहीं लोगों को प्रोफेशन है भाई, कोई भी प्रोफेशन है। और उस ज़माने में नौशीन को मैं पर्सनली बहुत पसंद थी, वो अपना मेकअप सिर्फ मुझसे करवाती थी और बाल मुझसे बनवाती, उसको मैं पर्सनली पसंद थी, और मुझे गाइड भी बहुत करती, डांटती भी थी, गाइड भी करती थी। असल में बात पता है क्या नाज़ो, जो सबसे बड़ा इशू है हमारी इंडस्ट्री में, मेकअप आर्टिस्ट को जिस टाइम पे हम लोगों ने ये फनकारियाँ शुरू की ना, रिजी आपके ज़माने से बहुत बहुत पुरानी बात है ये, आप तो आजकल के बच्चे हो, बट द पॉइंट इज जब हम लोग आए थे ना उस वक्त मेकअप आर्टिस्ट के वो शशके नहीं होते थे हाँ जो अब हैं। उस वक्त 2-3 ही मेकअप आर्टिस्ट थे। मेकअप आर्टिस्ट क्या थे, टीम्स होती थी, अतर शहजाद, खावर रियाज, नबीलाज,
और बबलू भाई कर रहे थे उस वक्त काम। ये 4-5 लोग थे। उसके अलावा और यूजुअली जो आते भी थे इस तरफ फील्ड में वो यूजुअली पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जब नाजिया मलिक आई और उसको अंग्रेज़ी भी आती थी और ये तरीके से अपने आप को कंडक्ट भी कर लेती थी, कम्युनिकेट भी कर लेती थी और एक एलिगेंस थी, तो बहुत सी खवातीन इनसिक्योर हो जाती थी कि लो जी है तो खुद हेरोइन बन जाएगी, सादा मेकअप करते करते खुद हेरोइन और बन गई और माशाल्लाह बन गई। अच्छा, और फिर नौशीन ने ही मुझे आगे फर्स्ट टाइम ना न्यूज़ एंकरिंग करवाई वहाँ पर। अच्छा, मैं इसलिए कि नौशीन को मैं इसलिए पसंद थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करती थी। उस ज़माने में अमेरिका से मंगवाती थी मैं मैक स्टूडियो। आई नो, हाँ। तो इस वजह से उसको ये होता था शी हैज़ ऑल द गुड प्रोडक्ट्स। तो आप सोचिए, आप 2002 की बात बता रही हूँ मैं, उसके बाद फिर तो उस वक्त आपने अगर स्टार्ट करना शुरू किया तो आपकी एक वो क्लास रहती थी कि हाँ शी इज़ डूइंग समथिंग गुड, कि अच्छा काम कर रही है, साफ़ सुथरा कर रही है, लेटेस्ट स्टाइल का मेकअप कर रही है। मुबशिर भी बहुत लेटेस्ट स्टाइल का काम करता था, उसने मुझे वही चीज़ सिखाई थी। अभी तक मैंने इंटरनेशनली कुछ नहीं पढ़ा था, मैं यहीं पर ही जो कुछ था वो मैं अपने ही टेक्निक्स और वो यूज़ करते रहते थे। दैन नौशीन आस्क्ड मी टू स्टार्ट न्यूज़ एंकरिंग, कहती होस्टिंग करो न्यूज़। तो फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर मैं उसके साथ आई, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर वो कहती न्यूज़ में कहती थी, पता है न्यूज़ पढ़ते पढ़ते नौशीन मुझे क्या होता है, मैंने कहा जो अल्फाज है ना वो यूं यूं घूमने लग जाते हैं। ADHD तारे ज़मीं पे। वही मैंने कहा नहीं हो रहा, सारी उम्र गुजर गई भाई। सारी मुझे यही कहते हैं कि कार्ड पड़े होते हैं, पढ़ती क्यों नहीं। मैंने कहा उनको देखे कौन वो ऐसे ऐसे डांसियां कर रहे होते हैं पेज के ऊपर, तो हम उनको दूर से एंज करके मैं देख लेती हूँ। और देखी थी ना, मैंने कहा यार ये तो वही वाला हिसाब है। जब मैं न्यूज़ पढ़ रही होती थी फिर नौशीन को मना के मैं नौशीन न्यूज़ नहीं पढ़ सकती। हम जैसे को न्यूज़ पढ़ना ही नहीं चाहिए, हम बेलगाम घोड़े हैं, हमें बस छोड़ देना चाहिए कि जा बीबी जो स्क्रीन पे करना है कार करना है। प्रोग्राम का टाइम इतने बजे खत्म होगा, फजूल बात की तो बैन कर देंगे, आगे तेरी मर्जी। अच्छा, तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो बेलगाम घोड़ा हमारा बन गया एंकर, और वो भी न्यूज़ एंकर, जहाँ पे से इतनी मार्जिन नहीं है पंगे की। मुझे कहते हैं ना इतनी भी मार्जिन नहीं है पंगे की। और मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप आर्टिस्ट जो अब एंकरिंग भी कर रहे हैं, था पेट्रोल पंप का ओनर। क्या हुआ हमारे इस बच्चे के साथ, फिर आगे क्या हुआ? अच्छा, मैं अगेन बाय द टाइम आई थिंक मैंने 2005 में पाकिस्तान आई और कहते तब तक यू हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ एज एन ऑन स्क्रीन फेस। यस यस यस। तो मैं जब आई इनटू द इंडस्ट्री, मैं क्योंकि वी वाज लेटर एज में आई थी ना इनटू द इंडस्ट्री, आई डिडंट कम लाइक दीस गर्ल्स केम इन मच यंगर। आई केम इन, मेरी एंट्री लेट हुई थी। उम्र इसलिए मेरी या इन जितनी है या इनसे बड़ी हूं मैं, बराबर ही है। नहीं, बट एज में आई एम ओल्डर देन मोस्ट ऑफ यू। बट द फैक्ट इज क्योंकि मैं लेट आई मैं लेट, टेक्निकली ये मेरी सीनियर है। तो इसलिए मुझे और भी गुस्सा चढ़ रहा है, जबकि है मेरा बच्चा, तो मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। तो आप सीनियर है। तो ये मेरा छोटा सा जो बेबी बैठा हुआ है, जो एक्चुअली मेरा सीनियर है इंडस्ट्री में, सिर्फ फील्ड में, अदरवाइज नहीं है। नहीं वैसे तो सीनियर सिटीजन मैं हूँ, फील्ड में ये सीनियर है। अभी तो सीनियर आप। ब्रेक के बाद आऊंगी वापस, आप हमारे साथ रहिएगा। हम आ गए ऑन एयर वापस, और नाजिया ने डिसाइड किया है कि मुझे ये वाला शो सूट करता है, मैं यही काम किया करूं। हाँ नहीं, ये खूबसूरत लगता है। पता है जिस तरह से जुगन जो है ना, मतलब वो एक होता है ना कि ये स्क्रीन, ये टाइम, दैट्स जुगन्स टाइम। बट कैन आई टेल यू समथिंग नाज़ो, एक चीज़ होती है इस फील्ड में, एंड रिजी आप भी एग्री करोगे, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपकी ऐसी रूट्स जम जाती हैं। मैंने पीटीवी छोड़ने की बड़ी वैलियंट अटेम्प्ट की 3 साल। वाह। एंड में आ जाके आई केम होम। हाँ, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आई प्राइवेट सेक्टर की होस्टिंग की। और वही वाली बात जो नाजिया और मेरा हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि भाई हमसे अगर डिसेंट काम करवाना है, हाँ, हमें एक्चुअली एज दिमाग इस्तेमाल करने वाले एंकर के तौर पे आपने हायर करना है, तो हम जान हाजिर है। परफेक्ट है। चुग्गियों में घुसाना है, किसी वॉर टॉन एरिया में भेजना है, हम जाएंगे। हाँ, लेकिन नचवाना है शोज पे तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। राइट के रॉन्ग? नहीं बेसिकली वो वाली बात कि है। अब ये हमने और अपनी लाइंस खुद क्रॉस करनी है। मैंने ये लाइंस खींचनी क्रॉस की हैं जब मैं अब तो खैर CNBC चैनल रहा नहीं उस वक्त, जब चाय टाइम करते थे, बट दैट वाज इवनिंग शो,
that was completely late night different. show. That was a different feel. That was a kind That of was a different tea feel, time हाँ. evening की kind of a thing. Exactly, morning नहीं थी उस वो. वक्त मूड कुछ और होता हाँ. था. जानी भाई नाच गाना I mean something very नहीं वाला different. नाच गाना फिर भी नहीं किया हमने. मैं कुछ और हमने कह बड़े रही हूँ. डिसेंट नहीं, वाली वो तो चीज़ मैं की. भी देखो अगर हाँ, अगर रिजी का म्यूजिक इतना मजे का है. हाँ, अब बड़ा अगर मजा आया वो सुनकर. अगर एक बंदा इतना म्यूजिक मजे का बजा रहा है तो आप शो पे बुत बन के तो नहीं बैठेंगे. नहीं, हाँ. बट यू नो तालियां तालियां एंजॉय बजाना, करना. ये You were वाला having चला, fun, हाँ. I was having fun. हाँ. My point is कि कोई ऐसी हरकत नहीं ऑन एयर करनी चाहिए एज एन एंकर जो लोगों को मायूब लगे बिल्कुल बिल्कुल. कि हमारी अम्मियां परेशान हो जाए. नहीं वो चीज़ नहीं. बस. वो चीज़ मैंने ड्रामा भी इसीलिए नहीं किया पता है. बट अभी यू तो डिड एक्ट. आई डिड लेकिन बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ. जब मैंने TV1 ज्वाइन किया था ना उस वक्त वहाँ पर ना सारे जो मेरे अच्छे आमिर खटक वगैरह बड़े अच्छे डायरेक्टर्स और ये थे तो इन्होंने क्या किया कि ऑफ़र करते थे ड्रामाज इनके साथ किए. अक्सर कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती है. मैं हमेशा कहती थी कंट्रोवर्शियल बच्ची नहीं करेगी काम. मैंने कहा नहीं करेगी. तो बात ये आती थी कि कहीं पे हाथ पकड़ना, कहीं पे क्लोज आपके सीन्स होते थे तो वो मैं नहीं कर पाती थी. क्लोज से मतलब है कि आप अगर आपका कोई भी ऐसा सीन दिखा रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ साथ बैठे हुए हैं या हाथ पकड़ रहे हैं या आंसू भी पोंछ रहे हैं तो वो मैं कहती थी नहीं. मैं कहती थी बस मैं शायद नहीं कर सकती. इसलिए मैं होस्टिंग की तरफ ज़्यादा आ गई. मुझसे नहीं होता था. अच्छा I'll tell you one thing because मैं हमेशा से छोटी सी हालांकि थी, तब that's से acting, acting का I have no शौक issue, था. हाँ. होस्टिंग में तो I fell into it. जिस तरह आपका मेकअप था and you fell into these things. तो I was always an actor. I fell into hosting. हाँ बट वही वाला मेरा भी यही इशू था. इसीलिए मैंने नॉट ये वाला इशू नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज नहीं ये इतना इशू मैं नहीं कहती हूँ कि मैं है, अपना हाँ. पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट मुझे हमेशा ये लगता था कि एज एन एक्टर उस वक्त आप वो इंसान हैं जो आप प्ले कर रहे हैं. तो अगर आप मैरिड है तो आप हाथ तो पकड़ेंगे. लेकिन अगेन लिविंग इन पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग अपनी सोसाइटी और अपने माशरे की लिमिटेशंस ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया. यू वर लकी. आपने अपने करियर के शुरू में ही अपनी लाइनें खींच ली. मुझे लाइन खींचने में थोड़ा सा टाइम लगा. तो बात ये कि व्यूअर्स ये अगर हम कह रहे हैं कि दूसरे ये करते हैं तो बेऐब है हम भी नहीं है. 100,000 चीज़ें हम भी ऐसी करते होंगे जो लोगों को मायूब लगती होंगी. लेकिन अपने लिमिट्स खुद सेट किए. अच्छा किचन में नजर डालते हैं वो भी तो आपका ही एरिया है. इतना अच्छा बिल्कुल खाना जो है बनाया है मुझे तो बहुत ही कोई देखिए खाना शक्ल का अच्छा होना पूरी शेफ है तो हमारी खाने में भी अच्छा सहेली. लगता है. हाँ कभी कभार ये होता है कि डाइट वाला खाना बनाते बनाते ना मेरे खाने की ना शक्ल बिगड़ जाती है. तो डाइट वाला क्योंकि डाइट में आपके जो ना कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑयल भी नहीं होगा, पानी में ज़्यादा बनेगा. जब पानी में बनता है तो वो सौगी हो जाता है. तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं. वो समझ रही होंगी मेरी बात को. लेकिन ये कि आपने बड़े ज़बरदस्त कोई डिश खिलाएंगी ना आप हमें. जी ज़रूर. हाँ जी. तो क्या आज हमने अपनी रेसिपीज जी हमने आज व्यूअर्स बनाया है ब्लैक पेपर चिकन और उसके साथ हमने एग फ्राइड राइस बनाए हैं. दोनों चीज़ें तैयार हैं. आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और जुगन एक आपसे मैंने एक चीज़ पूछनी है क्योंकि एक्टिंग की बात हो रही थी. तो क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे आप लोग इतना मतलब इतने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपको ये सुनना पड़ा हो कि भाई एक्टिंग ना करो मतलब रियल सिचुएशन में? आपको मैं एक बात बताऊं क्योंकि मैं नेचुरली इतनी हाइपर और वो हूँ फनकार टाइप खातून तो जनरली नो. बट आई विल से दिस मच कि कभी कभी आप उस कैरेक्टर को घर ले आते हैं. बिल्कुल. आपको पता है मैं क्या कह रही हूँ. कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए. जैसे एक रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ तो सरमत खूसट था उसमें एज एन एक्टर. अदनान ने उसको डायरेक्ट किया था और उसके अंदर सबा कमर थी और मैं थी. उसमें एक सीन था जिसमें मुझे जिंदा कब्र में दफना दिया जाता है और सबा और सरमत जो है वो खड़े देख रहे होते हैं. ऊपर मेरा बच्चा छत पे और मैं अपने बेटे को बेसिकली बचाने के लिए अपने आप को एक तरह सैक्रिफाइस कर देती हूँ और मैं उसकी बात अपने ऊपर ले लेती हूँ. वो एक्चुअली एक लव लेटर लिखता है अपने मेल टीचर को. अच्छा. और वो मेरे हाथ लग जाता है. अच्छा मुझे मेरे शौहर को वो लेटर मेरे शौहर के हाथ लग जाता है. तो मेरे शौहर को लगता है कि वो लेटर मैंने अपने बच्चे के मेल टीचर को लिखा है. तो वो कुछ इस किस्म की कहानी बनी. तो उसमें जब मैंने कब्र में लेटी और जब उन्होंने और वो बाकायदा हमने कब्र खोदी और उसमें मैं लेटी और उसमें मेरे पे मिट्टी फेंकी गई और उसके शॉट्स भी लिए. उसके बाद जब मैं घर गई हूँ तो मैं ऐसे थी कि जैसे बंदा सख्ते में नहीं होता कि क्या हुआ ये. मुझसे फैसल बात करें मुझे उनकी बात की समझ ही ना आए. अब मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा मियाँ कुछ बोल रहा है और वो मुंह हिला रहे हैं, कुछ आवाज़ भी निकल रही है लेकिन ना मुझे उनकी बात की समझ आ रही.
क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं इस चीज़ से निकल रहा था कि मैं तो अभी दफनाई गई थी, क्योंकि वो सीन वहाँ तक शूट हुआ जहाँ तक पूरी मिट्टी मेरे मुंह के ऊपर कवर हो गई और मेरे जिस्म पे आ गई, और ऊपर से बारिश होनी शुरू हो गई नेचुरली उस वक्त, तो वो मिट्टी भारी होती चली गई, तो ऐसे लगता था जैसे किसी ने रोड़े उठा उठा के फेंके और मेरे पूरे यहाँ पे ब्रूजेस पड़ गए थे। तो कभी कभी आप कैरेक्टर घर ले जाते हैं साथ। सो ट्रू, ये चीज़ें होती हैं। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, इट वाज नॉट द कैरेक्टर बट इट वाज होस्टिंग शो। मैंने किया है जिस तरह सोशल इश्यूज़ पर जो शोज़ होते हैं ना वो, और वो बहुत हिट गया था। लेकिन पता है उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ रहा था कि कहीं पर भी मैं कोई बुराई देख रही थी, रास्ते में जा रही हूँ, ये यूँ क्यों हो रहा है, ये यूँ क्यों हो रहा है, झगड़ने शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये मुझे क्या हो गया है, मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है। मैंने कहा आई वॉज ऑलवेज वेरी हैपनिंग वाला शोज़ करने वाली, ये मैं किधर आ गई हूँ। फिर मैं अपनी टीम से बात की, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती ये शो। जहाँ जब APS का वाक़या हुआ हाँ। था, वो पूरा हफ्ता तैयबा जी, ऑनेस्टली आई कांट टेल यू रिजी, ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। जी जी। उस वक्त मैं सिंगल मदर नहीं थी, उस वक्त सिर्फ हमज़ा थे, अभी हसन और नूर नहीं पैदा हुए थे। आई कांट टेल यू वो APS का वाक़या और वो जो 5 एपिसोड वो जो हमने किए, क्योंकि डेली इसी पे बात हो रही थी उस वाक़े पे और उस इंसिडेंट पे। अगेन एक ऐसा टाइम के उससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप कैरी करते हो अपने साथ। उस वक्त ना मैं खुद उस वक्त न्यूज़ पे थी I know. PTV पे, और वो टाइम जो आप बता रही है ना, उस पे ऐसा होता था कि मैं ना यूँ सदके में आती थी, ऐसे बस मैं ऐसे बैठी रहती थी और मैं कहती थी बस ख़त्म सब कुछ, आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओवर, ये बस ख़त्म हो गया सब। मतलब इस तरह मुझे जो फीलिंग्स थी ना मेरी, मैं बार बार माँओं को सोचना, उन बच्चों को सोचना, उनकी तस्वीरें देखती, मुझे अजीब सा, बस मैंने कहा था ओवर। उस वक्त मेरे लिए जो था ना वो चीज़, हर चीज़ मैंने कहा सब बेईमानी है सब कुछ। और दैट्स द प्रॉब्लम कि जब आप इतना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी, रूह, हर चीज़ का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब हमने एक्टिंग, हमने होस्टिंग वगैरह की, शुरू कर दी, फिर आई गॉट ऑफर फ्रॉम TV1, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड मॉर्निंग शो, बड़ा डिफरेंट किस्म का, सीमा ताहिर की बड़ी अच्छी एक सोच है, बहुत डिफरेंट चीज़ लेकर आई थी बहुत वो, अमेजिंग काम है। बहुत अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा। देन आई कीप ऑन स्विचिंग। इसके साथ साथ मैंने अपने मेकअप्स रखे, मैंने ड्रामास भी किए। आई यूज्ड टू लव ड्रामास। मुझे ये नहीं कि मुझे एक्टिंग का शौक नहीं, उफ इतना शौक एक्टिंग का। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते थे जिनमें आप मेकअप भी हैंडल कर रही हैं और खुद भी एक्टिंग कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कभी भी शोबिज़ में रहते हुए शोबिज़ वालों का मेकअप नहीं कर सकती, बिकॉज दे हैव वेरी डिफरेंट टेम्परामेंट्स। मैं उनके टेम्परामेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे वो क्लाइंट्स अपने पसंद हैं जिस तरह जो पार्टी मेकअप ब्राइडल, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एंड माशाल्लाह स्टिल हैव, लाइक इज बीइंग एजेस आई एम डूइंग मेकअप, लेकिन स्टिल आई हैव दोस ना, आई एम एजुकेटर एज वेल, मैं पढ़ाती भी हूँ मेकअप। और ये इस्लामाबाद में हो रहा होता है सारा नहीं, कुछ? इस्लामाबाद भी, पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर भी, सेंट्रल पंजाब में भी, कराची में भी आई एम स्टार्टिंग। माशाल्लाह। अभी तक मैंने नहीं किया था, अब मैं इंशाल्लाह मैं जा रही हूँ, तो अब जो वो है पढ़ाना वहाँ पे भी शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। तो पहले तो, लेकिन मेकअप का जो काम है ना वो तो मेरा कराची से, आई एम डूइंग इट फ्रॉम कराची। ठीक है। हाँ, तो ये इस्लामाबाद आती हूँ अपने डिफरेंट शूट्स के लिए, काम के लिए, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। तो मतलब यू आर बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची? यस, दोनों जगह चलता रहता है। लाहौर से लड़ाई है? लाहौर से लड़ाई नहीं, लाहौर वाले बुलाते ही नहीं, अब बुलाया ना तो आ गए। जान तेरा अपना लाहौर प्रोग्राम है, वाले जब बुला लो आना तो होता है आ जाएंगे। जाया कर। मैं तो ऑनेस्टली लाइक अपने जब आते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा बस लगता हाँ, है। सही है, बस मैं बाइक कॉल कर दिया करूँ, बस कॉल कर दिया करो यार। द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे विद यू वन कैन डू 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, एनी सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, whether we want to do handi roti in the kitchen, हाँ. or we want to talk about anchoring, or we want to do an analysis of the acting industry, कौन सा एरिया जो आप नहीं कर सकते हैं। मेकअप तो डन हो अपनी गया जगह, जी, डन हो गया, बस Makeup सुन तो ले अपनी- सब लोग। हमें एक एक्चुअली करना चाहिए फिर से जहाँ पे आप मेकअप सिखाती हैं। हाँ, आई वुड हमारे लव टू डू viewers को। दैट, बिल्कुल। मुझे तो बहुत शौक है, मुझे तो मतलब मेकअप सिखाने का बहुत शौक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये, फिर वहाँ से मैंने दोनों चीज़ें पैरेलल रखी। फिर मुझे होता था ड्रामे में पैसे बड़े कम मिलते हैं, यस, या लोग ये कहते हैं कि पैसे मिलते हैं, मैं कहती हूँ देर कुछ लोग हैं जिनको पैसे मिल रहे होते हैं। मैंने इसीलिए ड्रामे को साइड लाइन किया, क्योंकि देखो मुझे 12-14 घंटे रिजी आप लोग काम करते हाँ, हो। हम लोग 12 या 14 घंटे की, 14 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 12 घंटे की तो हो आपकी जाते हैं। शिफ्ट है ना जी। 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। कराची में तो Makeup वैसी अलग। दुनिया वो अपनी जगह। तो अब आप देखें कि 14 घंटे दिन के आपने देने हैं, जी। और आप बहुत भी मतलब इस स्टेज पे भी
अगर आप आके बात करें तो मैं अभी भी जानती हूँ कि देयर आर सम आर्टिस्ट जो पर डे काम करते हैं 10,000, 15,000, 20,000 पे। स्टिल एट दिस टाइम मतलब मैं नहीं कर सकती। आप सोचिए बंदा 20,000 भी ले रहा है, चलिए 25,000 ले रहा है पर डे, और उसको ड्रामे के 10 दिन महीने में उसको काम मिलता है। अब कहने का वो 25,000 कमा रहा है, अब उसके 2.5 लाख हो गए पूरे महीने के गुजारा निकालने के लिए। अब देखें जो बंदा ये काम कर रहा होता है उसने अपनी ग्रूमिंग भी देखनी है, उसने अपने कपड़े भी देखने हैं, 1000 चीजें देखनी yes. है। जी, जी, ड्रामों के बिल्कुल। सेट पे कभी जाके देखो तो कि उनके कपड़े किस किस्म के उन्होंने आपके लिए अरेंज किए होते हैं। नाना करते करते वार्डरोब भी आपको खुद ही अपनी करनी पड़ती है, वो भी 2-2.5 बिल्कुल लाख ऐसे का ही। आपको डज पड़ हर जाती है। बंदे की कोशिश होती है अच्छा नजर आऊं। अच्छा लगे। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, दिखने में बड़ी ग्लैमरस है, हाथ में कितना रोकड़ा आता है ये बड़ी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन जरूरी है। देखो यही है ना, इसलिए फिर मैंने अपने बिजनेस को ज्यादा तरजीह दी ना, विच इज माय स्टूडियो। एग्जैक्टली हम ब्रेक की तरफ जाएंगे जल्दी से, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे खुद को भी कंक्लूड करेंगे, रिजी साहब क्या कर रहे हैं उनसे भी पूछ लेंगे, थैंक यू। इतने प्यारे हैं इनसे भी पूछ लेंगे Thank you. ब्रेक के बाद। भाई अभी हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे व्यूअर्स, काश आप हम जब ऑफर होते तब भी हाँ, हमारे तब साथ ये सारी होते। stories। असल मॉर्निंग शो तो उस वक्त हो रहा होता है। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। एक ड्रामा किया था एक जमाने में मैंने, जिसमें हमारे एक मेल आर्टिस्ट है, उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी वाइफ ने कहा कि तुमने कोई रोमांटिक सीन नहीं करना। वो बेचारा फंस गया एक ऐसे ड्रामे में जिसमें एक पास से जुगन थी, दूसरी पास से सबा कमर थी, और नई नई उनकी शादी हुई और मियाँ बीवी ने ये डिसाइड किया कि भाई कोई हाथ पकड़ना, कोई कंधे पे सर रखना, मतलब डिस्टेंस, ये नहीं होगा। हाँ मुहज़्ज़ब रोमांस। हाँ। वो ड्रामा था ही नहीं मुहज़्ज़ब रोमांस वाला। लेकिन मुहज़्ज़ब रोमांस हुआ ना, हुआ और हिट भी हुआ ना हिट ड्रामा। भी हुआ। तो फिर आप देखिए ना, जरूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट में जो हो वो आप ओरिजिनली भी करें। मुझे एक बात बताओ, आज तक नाजिया मलिक ने गलत बात की है? आज तक ना हमारी नाज़ो ने कोई गलत शायद बात की हो, पता नहीं, लोग तो समझते हैं। अच्छा, मैं कोई ऐसी बात भी ना कि किसी की लाइफ सेविंग हो, दोस्तों की अपनी आपस में उनको आप बचा रहे हो उनकी लाइफ, कोई किसी अफेयर में कोई फंस गई है लड़की, अब मैं उसे कह रही हूँ कि भाई तुम्हारी शादीशुदा हो, मत करो ये हरकत, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, बच्चों का सवाल है, तो आगे से सारी एग्जांपल ड्रामे का लड़कियां आ मेरे जाता है। खिलाफ हो जाती हैं कि तुमने जो है, तुमने इसके लिए इस तरह बोला है, वो तो ऐसी लड़की है ही नहीं, तुमने ऐसे बोला। मैंने कहा पहले तुम सब मेरे खिलाफ हो रहे थे कि उसको समझाओ, और अब मैं समझा रही हूँ, तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो। मैं क्या हो गया है? मैंने कहा लोग किसी भी तरह खुश नहीं नहीं खुश होते, नहीं खुश इसीलिए होते। जो आपने एक बात बिल्कुल शुरू में की कि अपनी लाइन और अपनी बाउंड्री खुद ही आप बना लेते हैं, हाँ। उसको फिर ना आपने क्रॉस करना है और अगले को भी ये पता होना चाहिए कि डोंट। अच्छा, तो अब आ जाते हैं जहाँ पे हम अभी खड़े बिल्कुल। हैं। फिर मैंने हम अब आपकी स्टोरी है कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर बहुत ज़्यादा गई हूँ, एवरी 2 years में जाती हूँ, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ। मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट इस तरह से करना कि मैं जाके बाहर जाके पढ़ कर आती हूँ, सारी जो वहाँ के जो नई टेक्निक्स और जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं उनको पढ़ कर आकर यहाँ पर आकर मैं लोगों पर अब जो है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट मेकअप जो है ना वो अप्लाई कर रही होती हूँ। भाई एयर ब्रशिंग वाला मेकअप आपने शुरू किया था? नहीं, एयर ब्रशिंग वाला मैंने नहीं किया, और एयर ब्रश अभी तक आता भी नहीं मुझे, मैं सच्ची बता Are you serious? यस यस, एयर ब्रश इज कंप्लीटली What was the one thing that you started जो बहुत फिर ट्रेंडिंग में आ गया था? आप कुछ एक you introduce something specific? मैंने, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या मैं नहीं, एयर ब्रशिंग मराम आबरू ने शुरू की थी। हाँ, मराम ने वो लेके आई थी, वो जो एक सिल्वर सी मशीन होती है एग्जैक्टली। जो एयर ये ब्रश करके अभी तक मैंने नहीं किया, क्योंकि ये देखें वो बिल्कुल एक डिफरेंट, एक जिस तरह आप ये समझ लें कि एक डॉक्टर है, हाँ। और वो स्पेशलिस्ट किस में है, वो वो स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट सर्जन है और आप उससे करवा रहे हैं एग्जैक्टली। एंडोस्कोपी। अगर वो एयर ब्रश है तो इसका मतलब कि वो जो हार्ट सर्जन है, अगर मैं होंगी तो मैं मे बी आपका जो फिजिशियन होंगी, यू नो, एक आपकी एक ये वाली एक डिफरेंट, एक आप दोनों की चीज़ हो जाती है। तो वो आप उसमें आप एयर ब्रशिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निक्स, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। क्योंकि हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल फर्क है। हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट एयर ब्रश है ही नहीं, यहाँ पे लोग इतना पैसा देंगे ही नहीं। प्रॉब्लम ये है, एयर ब्रश में एक मेकअप में आपको 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से, आपको कोई पे करेगा 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए अगर करना है कोई पे, तो फिर ठीक है। यहाँ पर तो पे का बड़ा मसला हो गया आजकल। सो वेयर आर वी गोइंग टू नाउ सी यू नेक्स्ट?
नेक्स्ट इंशाल्लाह Game मैं plan ऑन क्या? एयर पता बताना नहीं चाहती हूँ, बताओ ना, मैं बताती हूँ, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती यहाँ ये पे दुआएं तो- देने वाले व्यूअर्स जो हैं। दुआएं देने वाले मुझे दुआएं दे, मैं मज़ीद अपने मेकअप के जो काम है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाह रही हूँ, इस बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रही हूँ। एजुकेटर भी हो गई हूँ, साथ में मैंने मेकअप्स भी कर रही होती हूँ। अच्छा, मैंने अपना को स्पेसिफिक भी रखा हुआ है, आई हैव मेकअप स्टूडियो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू हेयर केमिकल्स ये वो, इसमें नहीं, just the makeup and the styling. You know, this is what I am आपकी really expertise है। expertise है। वही वाली बात है कि हार्ट सर्जन है तो मतलब भी- ये नहीं है कि आपके मेकअप स्टूडियो को वैक्सिंग भी करा दें तो थ्रेडिंग हाँ, भी threading करा भी करा दें, दें। तो हाइड्रा फेशियल की मशीन है हाँ, आपके है। पास, वो मैं कहती हूँ हाइड्रा फेशियल वाला बिल्कुल डिफरेंट काम है। वो काम कुछ तो और। आपकी मैं कहती हूँ हर एक का स्पेसिफिकेशन या जिसकी एक्सपर्टीज है ना उसके ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो खैर बस ओवरऑल ये है कि एक नया बिजनेस शुरू कर रही हूँ, दुआएं दें मुझे उस बिजनेस को आगे स्टैब्लिश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। थैंक यू सो मच। रिजी तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारी क्या मसरूफियात है, हमें जल्दी से बताओ। मैं म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स हैं और नया साल स्टार्ट हुआ है। ईद पे एक मूवी आ रही है पाकिस्तान की बड़ी अच्छी, इंशाल्लाह। 3 गाने उसमें मैंने बनाए हैं और मैं समझता हूँ कि मूवी का नाम भी बता दो लगना- ताकि हम। नवा स्यापा। नवा से आपा, हाँ जी, पाकिस्तान के बेस्ट जो कॉमेडियंस भाई हैं, नवे से आपे में नया से आपा ने 3 गाने गाए हैं हमारे प्यारे से तो आपे ने। उसका टाइटल ट्रैक भी, और मैं यहाँ पे उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये देखा कि ये चीज़ कर सकता है, बना सकता है। क्योंकि जब आपको कोई देख के परख के तो आपको मौका देता तो आपको हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और उसको याद रखना है। और वो एक्चुअली टॉन था सारा हमारे दूसरे पंजाब का। उसी तरह के गाने उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आप आओ, हम आपको पे भी करेंगे और आप हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया और मैं ये दावा नहीं है, अल्लाह के घर में इंशाल्लाह ये दुआ है कि पाकिस्तान की फिल्म्स में जो आजकल का म्यूज़िक है, जो पंजाबी लोग पसंद करते हैं, इस तरह के गाने पहले नहीं होंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, Thank लुकिंग you very फॉरवर्ड much. टू इट ऑन ईद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अब आपसे सॉन्ग सुनते सुनते आज के हम शो को भी क्लोज करेंगे, इस जी, वीक okay. को भी क्लोज करेंगे। Okay. और दुआओं में याद रखना है आपने नाजिया को, नया बिजनेस शुरू कर रही है, अल्लाह इसको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। आमीन, Thank आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, आमीन, आमीन। स्पेशली द अपकमिंग फिल्म। Thank you very much. एंड Thank you. थैंक यू सो मच तैयबा जी। व्यूअर्स हमें दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़ 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 ज़रूर, क्योंकि आप तो हर वक्त हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं।